इस वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन को डिस्कस करना है फूड साइंस में, बायोलॉजिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में एंड केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन इन फूड साइंस। अब बच्चे अगर आप देखो तो आपके पास फूड में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम कहते हैं जैम्स हैं, हम जैम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, बिस्किट यूज़ करते हैं, केक यूज़ करते हैं एंड अदर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जल्द डिस्ट्रॉय नहीं होती, डी नेचर नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका फ्लेवर भी मेंटेन होता है, इनकी अपीयरेंस भी मेंटेन होती है फिजिकली एंड केमिकली बोथ, और माइक्रोबियल ये स्टेबिलिटी भी इनके अंदर एग्जिस्ट करती है। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप घर में कोई भी ब्रेड बनाते हैं और उसको एक दिन के लिए बाहर एयर में रख देते हैं या व्हाट्सएवर एक दिन के लिए भी आप सेव करते हैं किसी एयर टाइट बर्तन में या व्हाट्सएवर कहीं भी, तो आप 2-3 दिन के बाद आपकी वो फूड जो है वो ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर फंगस ग्रोथ कर जाती है। लेकिन अगर आप देखें जैम्स को, बिस्किट को या केक को अगर आप देखें तो इनके अंदर जल्दी से वो प्रोसेस डेवलप नहीं होता, इनका फ्लेवर भी मेंटेन रहता है, इनकी अपीयरेंस भी मेंटेन रखती है, इनकी फिजिकल और केमिकल नेचर भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। वाई? बिकॉज वो यूज़ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर बफर सॉल्यूशन यूज़ होते हैं, और वो बफर पोटाशियम सिट्रेट बफर होगा जो कि जिसकी कंपोजिशन इस तरह से होगी कि साल्ट ये किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो सिट्रिक एसिड एक वीक एसिड होगा, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो ऐसे बफर उनकी पीएच एस्टिक नेचर हुआ करती है, तो हम एस्टिक बफर यूज़ करेंगे इनकी के फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए, इनकी फिजिकल और केमिकल अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए, और इन्हें माइक्रोबियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। बफर का टॉस क्या होगा, बफर क्या रोल प्ले करेगा? बफर का रोल ये होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, फंगस है, व्हाट्सएवर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी ग्रोथ को रिटेन नहीं होने देगा, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर वर्क करेगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इनके फ्लेवर को, इनकी फिजिकल, केमिकल एंड मैक्रोबियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, और आपकी फूड काफ़ी दिन तक प्रिजर्व होगी। ओके हो गया। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, जिसको हम कार्बोनेट ड्रिंक्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, तो उसकी पीएच मेंटेन कैसे होगी? विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी पीएच कोल्ड ड्रिंक्स की चेंज नहीं होती। अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम पीएच चेंज हो जाए तो जब आप बॉडी में वो इनहेल करें या इनटेक करें तो आपका स्टोमिक अपसेट हो सकता है। तो इस केस में आपने देन बफर यूज़ करने होंगे, और वो बफर आपका कौन सा होगा? जिसकी वो भी आपका एस्टिक बफर होगा, जिसकी कंपोजिशन कैल्शियम सिट्रेट प्लस सिट्रिक एसिड होगी। वैसे आपको एक क्वेश्चन क्लियर नहीं होता एस्टिक बफर या बेसिक बफर कैसे हुआ करते हैं। देखिए इस केस में हम जो साल्ट यूज़ करते हैं, साल्ट का जो पोर्शन है अगर वो स्ट्रॉन्ग एल्कली से बिलोंग करता होगा, जैसे कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की होगी, तो उसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो वीक एसिड का होगा। तो कैल्शियम सिट्रेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और एंड द सिट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो इस ऐसे कंपोजिशन का बफर आप यूज करेंगे जिसको हम कैल्शियम सिट्रेट बफर डेली बेसिस पे कह सकते हैं कॉमनली। उसकी पीएच 3 से 6.2 होगी, तो आपकी कोल्ड ड्रिंक की पीएच भी मेंटेन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या थी बफर की एप्लीकेशन फूड साइंस में। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर बफर की देखें बायोलॉजिकल रिसर्च में, तो बायोलॉजिकल रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप एमफिल लेवल पे या आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बीएस के किसी भी सेमेस्टर में आप थोड़ी सी रिसर्च से आप इंटरेस्ट रहते हो। विदाउट रिसर्च ए केमिस्ट, अ बायोलॉजिस्ट आर जीरो।
तो अब आप देखें बायोलॉजिकल रिसर्च में आपने बायोलॉजिकल कंपाउंड को डील करना होगा, और बायोलॉजिकल कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब आप डील कर रहे होते हैं, भले उनका ब्लड लें या भले उनकी ग्रोथ को डील करें, तो उस केस में आपके पास पीएच का मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजिकल सैंपल्स आर ऑलवेज denatured और दे आर सेंसिटिव टू अ स्पेसिफिक पीएच। अगर आप थोड़ी सी भी पीएच चेंज कर दें, मैं 7.4 से 7.5 कर दूं, तो बायोलॉजिकल सैंपल डी नेचर हो जाएगा। तो स्टडी करना डी नेचर सैंपल की आपका पर्पस नहीं होता। तो आप क्या करते होते हो, आपने ऐसा करना होता है कि आप बायोलॉजिकल सैंपल को जब रिसर्च फील्ड में डील कर रहे होते हैं, तो आप स्पेसिफिक पीएच पे उनको डील करते हो। बायोलॉजिकल सैंपल में आपकी सबसे पहली बात क्या आती है, बैक्टीरियल ग्रोथ आती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप ग्रो करके इंसुलिन भी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और पर्पस के लिए भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं। तो रिसर्च फील्ड में जब आप बैक्टीरियल ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो बैक्टीरियल कल्चर जो आप उनको ग्रोथ का प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी पीएच आपको 7.4 मेंटेन करना मस्ट होती है। उस केस में आप फास्फेट बफर यूज करते हैं, और फास्फेट बफर आपकी पीएच 7.4 मेंटेन कर देते हैं। अगर आप एनिमल या प्लांट्स का कुछ सैंपल डील कर रहे होते हैं, जैसे एनिमल सैंपल में हम ब्लड की स्टडी कर रहे होते हैं, ब्लड की स्टडी को करते हुए आप चाहे ब्लड की कोई रिसर्च फील्ड में आप कोई भी टेस्ट कराते हैं, या व्हाट्सएवर आप अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप कोई भी टेस्ट करते हैं, उसमें ब्लड डी नेचर हो सकता है आपके उस टेस्ट में। टेस्ट के लिए जो आप केमिकल ऐड करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, तो उस केस में आपने बफर ऐड कर देना होता है, ताकि आपका ब्लड डी नेचर ना हो सके और आप स्टडी कर सको ब्लड को किसी भी पर्पस के लिए। तो उस केस में भी आप बफर 7.4 का ऐड करेंगे ब्लड टेस्ट सैंपल के लिए। वो कोई भी पर्पस हो सकता है, वो आपका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, आपका नॉन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, आपका बायोलॉजिकल रिसर्च से भी हो सकता है, और एज ए केमिस्ट भी आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक और बात कहूँ, ब्लड के अलावा प्लांट्स की बात करूँ, तो प्लांट्स में आप कहेंगे कि मैडम ने क्या बोला था। मैडम ने ये बोलती है आपको कि प्लांट की ग्रोथ के लिए आप भी बफर सोल्यूशन ऐड करते हैं। देखिए, जो फर्टिलिटी है आपकी, फर्टिलिटी को मेंटेन करना, बफर सोल्यूशन उस केस में भी आपके के लिए हेल्पफुल होते हैं। और बफर सोल्यूशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी, उनकी ग्रोथ की डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होते हैं। तो डिफरेंट टाइप की बफर स्ट्रिप्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं जब एक एग्रीकल्चर केमिस्ट हो, या व्हाटएवर एक एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्सन जब आपकी फर्टिलिटी, आपकी सॉइल फर्टिलिटी चेक करता है, तो वो डिफरेंट टाइप की बफर स्ट्रिप्स आपको रिकमेंड करता है। वो बफर स्ट्रिप्स आप यूज करते हैं, और बाद में आप अपनी क्रॉप को ग्रोथ करते हैं। तो इस केस में, प्लांट्स के केस में भी आप प्लांट्स क्रॉप ग्रोथ के लिए भी बफर स्ट्रिप्स यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट मूव करें, तो बच्चे बायोलॉजिकल फील्ड में, बायोलॉजिकल रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, वो आरएनए एंड डीएनए एक्सट्रैक्शन होती है। दिस इज टू मच सेंसिटिव प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रोसेस होता है। अब आप इसकी अगर आरएनए की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के स्टेप्स देखें, तो दिस इज कंपोज्ड ऑफ 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। होमोजिनाइजेशन का स्टेप होगा, जिसमें आप होमोजिनाइज करेंगे सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। फिर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे करनी है, तो ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी या ग्रेविटी, तो आपके पास क्या होगा कि फेज सेपरेट हो जाएंगी। अब इन फेज को आपने प्रेसिपिटेट करना होता है और आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना होता है, और देन उस आरएनए को वॉशिंग और रीडिसॉल्विंग करनी होती है। जैसे ही आप प्रेसिपिटेशन के बाद वॉशिंग रीडिसॉल्विंग का प्रोसेस करते हो, तो अगर आप बफर सोल्यूशन ऐड नहीं करेंगे, तो आपके आरएनए की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस मीन द ब्रेकडाउन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो इस लाइसिस को अगर आप कंट्रोल करना चाहें, तो आप बफर ऐड करेंगे, और वो आपके पास कौन से बफर होते हैं, स्ट्रेट बफर होते हैं। स्ट्रेट बफर जब आप यूज करेंगे, कोई भी स्ट्रेट हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो पोटाशियम हो, जिनकी पीएच 3 से 6.5 तक होगी, अगर ये बफर आप यूज कर लेंगे, तो आरएनए आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक हो गया।
नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशन डीएनए व्हाटएवर जो भी आप एप्लीकेशन करें इट्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस टेक्निक को स्टडी करते हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड यू कैन स्टडी इन दिस टेक्निक इन डिटेल वे इन योर 5th सेमेस्टर। तो लेकिन मैं आज आपको जस्ट इतना ही बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप बायोलॉजिकल सैंपल की सेपरेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ mass to size ratio upon the influence of electrical field in a given sample solution is known as electrophoresis। ऐसी टेक्निक जिसमें आप सैंपल को बायोलॉजिकल सैंपल में डीएनए भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है एंड प्रोटीन भी हो सकती है, तो इसको सेपरेट करें ऑन द बेस ऑफ देयर size and charge ratio, on the base of their size and charge upon the interaction of electrical field under the in a given sample solution is known as electrophoresis। 2 टाइप्स होती हैं इसकी, जेल भी होती है और इसकी कैपिलरी भी होती है, लेकिन हम फर्दर डिटेल इसमें नहीं करेंगे। आपने क्या करना होता है, सैंपल को रन आउट करना होता है और आप बैंड्स ले लेते हो डिफरेंट टाइप की जो कि आपके सैंपल के कंपोनेंट को सेपरेट कर देता है ऑन द बेस ऑफ चार्ज टू साइज रेशो। अब बच्चे आप जब ये सैंपल रन आउट करते हैं तो उस केस में इस सैंपल की डीनेचर होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इसकी डीनेचर को कंट्रोल करना और इस सैंपल को रन आउट करना और इस सैंपल के चार्ज की माइग्रेशन को कंट्रोल करना, ये सारा आपके पास बफर्स कंट्रोल करते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी यूज होते हैं कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी इंट्रैक्शन नहीं होता। तो कौन से बफर होते हैं, ट्रिस एसीटेट एंड ट्रिस बोरेट बफर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस इन ऑर्डर टू स्टडी डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड और protein sample। In this picture here the study of DNA will be occur, and in this case nucleic acid, and in this case आपने DNA को स्टडी करे होते हैं। देखिए DNA सैंपल को आपने प्रोटेक्ट किया, इंजेक्ट किया, ये आपने इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और उसके बाद आपने रिजल्ट लिया, और सिमिलरली आपने इधर न्यूक्लिक एसिड को इंजेक्ट किया और उसके बाद आपने ये रिजल्ट लिया। आपने जस्ट इतना करना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस या इन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड or protein can be studies can be separated in the presence of, in this case buffer are used in order to separate or migrate or protect the nature of the biological sample। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, आप 5th सेमेस्टर में इसको फर्दर पढ़ेंगे डिटेल से। अगर बफर की आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल फील्ड में देखें, यानी कि अप्लाइड केमिस्ट्री में इसके यूजेस देखें, तो बच्चे लेदर की टैनिंग में, लेदर की कलरिंग में, लेदर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लेदर इंडस्ट्री में बफर क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि लेदर जो है वो आपका एनिमल्स से ऑब्टेन होता है, तो लेदर को कलर करने के लिए स्पेसिफिक बफ पीएच प्रोवाइड करनी वो पड़ती है, अदरवाइज लेदर के ऊपर कलर नहीं आता, तो इसलिए बफर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें, शुगर फार्मेशन के दौरान, तो शुगर कैन से जब शुगर फार्मेशन का फुल प्रोसेस होता है, अगर उसमें आप बफर यूज़ ना करें तो देन भी आपकी शुगर फार्मेशन कंट्रोल नहीं हो पाती। बफर के क्या रोल हो सकेगा या क्या रोल हो सकता होगा, ये आप मुझे इस वीडियो लेक्चर को फुल सुनने के बाद बताएंगे। आई होप सो कि शुगर इंडस्ट्री में बफर का रोल आप इस वीडियो के बाद खुद ब खुद प्रिडिक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चे।